हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अनअकैडमी देश में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिनके माध्यम से आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं और आंसर पोल्स की सुविधा भी आपको मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की फैसिलिटी अनअकैडमी में है, यानी कि पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से पूरे जो कोर्स है उनको स्ट्रक्चर्ड किया गया है। आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस की फैसिलिटी मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी क्षमता को जांच सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसका क्या मतलब है? यदि आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के प्रत्येक एजुकेटर्स की वीडियोस, चाहे वो लाइव वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, देख सकेंगे। आपको एक बार, यदि आपने एक बार फीस जमा करवा दी तो फिर अनअकैडमी में यूपीएससी सीएससी की जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, वहां तक आपका एक्सेस हो जाएगा। अनअकैडमी में आपको देश के सबसे बड़े टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप यदि आपने डाउनलोड नहीं की है तो एंड्रॉयड यूजर अपने गूगल प्ले से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल यूजर जो एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। इसके साथ ही मैंने यूपीएससी के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस लिखे हैं और मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। जहां तक बात की जाए यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस में वैकल्पिक विषय की, तो वो मेरा इतिहास रहा है। साथ ही अनअकैडमी ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आप गवर्नेंस, पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी समरी। एनसीईआरटी, जैसा कि आप जानते हैं कि बिना एनसीईआरटी को मगअप किए आपका बेस तैयार नहीं हो सकता है, स्पेशली यूपीएससी के लिए। इसके साथ ही हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज। यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में जो अनअकैडमी 2 तरीके के प्लेटफॉर्म लेके आया है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस जो सब्सक्रिप्शन है उसका आप 1 महीने से लेके और 3 साल तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के दौरान से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 साल की फीस 49,500 है और यदि आप ललिता वाईटी रेफरल जो कोड है उसका यूज करते हैं तो आपको अपनी फीस में फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसके क्या क्या फायदे होंगे? आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा, यानी एक मार्गदर्शक होगा जो प्रत्येक पग पे आपका मार्गदर्शन करेगा और आपकी जो सफलता की जर्नी है उसको आसान बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 साल से, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो आप 1 साल से 3 साल तक के लिए ले सकते हैं और यहाँ पे भी यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, अनअकैडमी बहुत सारे कोर्सेज लेके आया है, जिसमें 1 फरवरी से कंप्लीट 1 ईयर जीएस का बैच, 2 ईयर जीएस का बैच, एक्सपर्ट बैचेस और एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 फरवरी से। इसके साथ ही 6 फरवरी से हमारा वीकेंड बैचेस शुरू हो रहा है 2021 के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाले हैं 31 जनवरी से और आप जानते हैं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी बहुत ही संघर्षों से भरी हुई जर्नी होती है और यदि इस जर्नी में एक मेंटर
हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे तो हमारे लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है सफलता के लिए। इसके साथ ही जो अनअकैडमी है वो ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के साथ प्लस जीएस दोनों कोर्स लेके आया है 1 साल से 3 साल के लिए। यहाँ पे भी यदि आप यहाँ पे ऑलरेडी अनअकैडमी ने काफी डिस्काउंट दिया है, फिर भी आप ललिता YT रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है जो कि 7 फरवरी 2021 को होगा 11 बजे। यहाँ पे आप एनरोल करा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को जांच सकते हैं और एनरोल कराने में भी आप ललिता YT कोड का यूज करें। देखिए बच्चों, मैं आपको बेसिकली हमारा जो सेकंड पेपर है जीएस का शुरुआती दौर में मैं आपको वो कवर करवाऊंगी। सेकंड पेपर में क्या क्या आता है ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे तैयारी से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी से नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं। तो इसमें हमारा बेसिकली पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये 4 पॉइंट आते हैं। ठीक है, ये 4 हमारे टॉपिक बेसिकली जो सेकंड पेपर है हमारा जीएस का उसमें हम कवर करते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। अब इस सेकंड पेपर का कितना महत्व है हमारी सफलता में ये हम कैसे जान पाएंगे? ये हम जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनका पैटर्न क्या रहता है, उसी के माध्यम से तो जान पाएंगे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्री का है ये लिस्ट, यानी 2000 से लेके 2019 तक। 2020 में भी लगभग आई थिंक 14 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से पूछे गए हैं। ठीक है, ये 2019 में आप 15 क्वेश्चन, 2018 में 15 क्वेश्चन, 2017 में 22 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं और 2016 में 6 क्वेश्चन। यहाँ पे ये मैंने 6 पे इसलिए जोर दिया ताकि मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर सकूं। अनअकैडमी यूपीएससी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमें ना कभी भी हम किसी भी एक टॉपिक को छोड़ के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, हमें पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा और कभी भी अपना जो है ना ये तुक्का लगाने वाली जो कि नहीं इस बार तो पॉलिटी ही आएगा या इस बार तो हिस्ट्री ही आएगा, इस बार तो जो है हमारा साइंस टेक ही आएगा, ऐसा हम कभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हमें हर चीज को साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन मोटे तौर पे यदि बात की जाए तो पॉलिटी बहुत ही बेसिक है और यहां से एवरेजन यदि हम बात करें तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपको मिलेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यदि आपने बेसिक समझ बना ली और आंसर राइटिंग जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस यदि आपने अच्छे से कर ली तो ये 15 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। इतना यकीन आपको अपने जो आपके मेंटर है उन पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही जहां तक मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो मेंस में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष एवरेजन 100 नंबर से ज्यादा पॉलिटी, गवर्नेंस, IR और सोशल जस्टिस से हमारा पूछा जा रहा है। और पिछले 2018 और 2019 में लगभग 125 नंबर हमारा सेकंड पेपर कवर कराता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मात्र जीएस का सेकंड पेपर ही नहीं, 4th पेपर जो हमारा एथिक्स का है उसमें जो सेकंड पेपर है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR, बेसिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि गवर्नेंस डायरेक्टली गवर्नेंस के बहुत सारे टॉपिक हमारे एथिक्स वाले पेपर में हैं। वो हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपका इंटरव्यू, पॉलिटी के बिना, राजनीति की समझ के बिना आप शायद इंटरव्यू फेस ना ही कर पाए। तो ये बात आप मुझसे बेहतर तरीके से आप समझते हैं। तो इंटरव्यू, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऐसे। आप लोगों ने ऐसे के पैटर्न को देखा होगा, या तो जो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं या हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऊपर, मतलब सेकंड पेपर के टॉपिक के ऊपर ऐसे से
लगभग हर साल एक ऐसे आपको पक्का मिलेगा। तो आपको बेसिक समझ बनानी पड़ेगी इन विषयों पे, तब जाके आप सेकंड पेपर, फोर्थ पेपर, इसके साथ ही एस्से, इसके साथ ही इंटरव्यू, ठीक है, तो इन सब में सेकंड पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब जहां तक बात है सिलेबस की, तो सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पीटी में मोटे तौर पे ना इन्होंने दे दिया है कि भारतीय राजतंत्र और शासन, यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स देके ये लोग हट गए हैं कि संविधान हम पढ़ेंगे। अब संविधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम डिटेल सारी चीजें हम जब हम लक्ष्मीकांत देखते हैं या फिर हम मेंस का सिलेबस देखते हैं तो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज व्यवस्था है, लोक नीति है, अधिकार संबंधी मुद्दे हैं इत्यादि। यानी कि मात्र ये 6 टॉपिक नहीं है। संविधान का मतलब ही है कितने सारे अनुच्छेद और कितने सारी अनुसूचियां और कितने सारे भाग। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो इस सिलेबस पे मत जाइए, हमारा पॉलिटिक का बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सरल है। हमारी जो डेली जो दिनचर्या है, हमारे जो आसपास होता रहता है, उन घटनाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। और यकीन मानिए, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए जो टॉपिक्स हैं या मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया जो भी विषय हैं उसको आप मगअप कर लेते हैं, बार बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने पीटी और मेंस को क्लियर कर सकते हैं और अपने सफर को आसान बना सकते हैं। अब मेंस का सिलेबस है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। ठीक है, यानी कि संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, जो भी संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियां हैं, स्थानीय स्तर की शक्तियां हैं, वित्त का हस्तांतरण है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तीसरा टॉपिक है विभिन्न घटकों के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण है, विवाद निवारण तंत्र है तथा संस्थान है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना है, जैसे हम भारतीय जो शासन प्रणाली है उसकी अमेरिका से तुलना, इंग्लैंड से तुलना, कनाडा से तुलना, तो इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक इसमें आएंगे। जब हम डिटेल्ड पढ़ेंगे तो मैं एक एक टॉपिक को आपको डिटेल्ड लेके चलूंगी, लेकिन चूंकि हमको आज अपनी क्लास की शुरुआत कर देनी है तो हम बेसिक तौर पे इस सिलेबस को देख लेते हैं। और यहाँ एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी, सिलेबस को ना चिपका लीजिए अपनी दीवार पे और आपको डेली सिलेबस को देखना है। जिस दिन आपने सिलेबस याद कर लिया उस दिन आपका 40% काम हो गया। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें कोरिलेट हैं आपस में। सिलेबस को कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ होने का मतलब समझते हैं ना आप, यानी कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए एकदम, तभी तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए संसद, राज्य विधायिका, संसद की संरचना, संसद के कार्य, संसद के कार्य संचालन, या इसी में राज्य विधायिका की संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, उनके विशेष अधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। जो भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है, उनके उत्तरदायित्व क्या है। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ठीक है, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज, स्वयं सहायता समूह, एसएचजीज, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।
अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिन पे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। एनजीओ पे अलग क्वेश्चन बनेगा, एसएसजी पे अलग क्वेश्चन बनेगा, या लोकोपकारी संस्थाएं होती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो इनका क्या रोल है, तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन सब क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो समय पे आने वाले समय पे मैं एक एक टॉपिक की विस्तृत तरीके से जो है ना आपकी तैयारी आप लोगों को करवाऊंगी। इसके साथ ही देखिए, केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि सोशल जस्टिस, जिसमें SC ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाएं, ठीक है, तो जितने भी अति संवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कुछ तंत्र गठित किए गए होंगे ना संविधान में, तो उन तंत्रों के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, विधि, संस्थान एवं निकाय। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, मानव संसाधन विकास, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना होगा। गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, तो ये हमारे पूरे सोशल जस्टिस का पार्ट है, और ये हमारे ऐसे में, हमारी सोसाइटी वाले टॉपिक में, या फिर हम जब एथिक्स लिखते हैं उसमें भी कई जगह, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस जब आप देखेंगे वो इंटर रिलेट है। आप कभी भी ना एक टॉपिक को अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं, एक जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमें उसी तरीके से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है समग्रता के साथ। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, अब गवर्नेंस वाले इशू आ जाएंगे, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर आ जाएगा, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, और लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। आप सिविल सेवक बनने वाले हैं तो आपकी क्या भूमिका है लोकतंत्र को मजबूत करने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और उस शुरुआत से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो डिफरेंट कैसे होगा, जैसे कि जब हम कोई भी सिलेबस पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है, हम शुरू से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लीजिए 5वें स्थान पे एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम दूसरे पे शायद नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, तो हम जब 5वीं जगह पे आएंगे ना तो हमारी एनर्जी थोड़ी कम हो चुकी होगी। तो मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना चाहिए। यदि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उसके बाद कवर करेंगे, लेकिन कवर तो हमें पूरा करना पड़ेगा क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी, तो हमें पूरे सिलेबस को एक समग्र तरीके से कवर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम जो ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको पहले पढ़ें और जो कम महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको थोड़ा बाद में पढ़ें। तो मैंने अपने जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका होगा मैंने उसी हिसाब से डिजाइन किया है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, जिसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग। दूसरा भाग जब मैं समअप करूंगी तो मैं कुछ पीटी के क्वेश्चंस लाऊंगी और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप जानेंगे कि हमने जो पढ़ा है क्या हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा पैटर्न होगा हर एक टॉपिक को करवाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। अब देखिए, संविधान का निर्माण हम सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे। संविधान किसी भी देश का बेसिक आधार होता है। यदि संविधान नहीं होगा तो अराजकता आएगी। शासन प्रणाली के सामने कुछ रूल्स, कुछ नियम होने जरूरी हैं। संविधान उस अराजकता से देश को बचाता है और एक व्यवस्था की स्थापना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को।
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में बीएन राय ने रखा था, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है आईएएस प्री आई थिंक 2003 का क्वेश्चन है। जब सेकंड पार्ट के बाद हम करवाएंगे तो मैं आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किन्होंने रखा था? 1934 में रखा था, और एम एन रॉय ने रखा था। सॉरी, वो बीएन रॉय शायद जल्दी में निकल गया, एम एन रॉय ने रखा था। ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, यानी कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने 1935 में जो संविधान सभा है उसकी मांग की। 1938 में हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के जो संविधान का निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, यानी एक ऐसी संविधान सभा होगी जिसको वयस्क मताधिकार के आधार पे चुना जाएगा, और ये संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करेगी, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि हम संप्रभु राष्ट्र होंगे। हम किसी दूसरे देश के जो प्रोविजंस है उनके, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ब्रिटेन या कोई दूसरा देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा हमारे संविधान निर्माण में। हम स्वतंत्र रूप से अपने संविधान का निर्माण करेंगे और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेंगे। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक तौर पे स्वीकार कर लिया। ठीक है, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। 1942 में क्या हुआ बच्चों? ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत आए। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की बात मान ली कि ठीक है आप अपने संविधान का निर्माण करिए, तो उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को 1942 में एक प्रारूप देके भारत भेजा, संविधान का प्रारूप देके। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने क्रिप्स जो प्रस्ताव था उसको क्यों अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। जैसा कि आप इतिहास में पढ़ते हैं कि 1939 के बाद ये मांग बहुत ही उग्र रूप ले चुकी थी, और उनकी क्लियर मांग थी कि 2 हिस्सों में बांट दिया जाए भारत को, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों, यानी कि भारत की अलग संविधान सभा होगी और पाकिस्तान की अलग संविधान सभा होगी। हम एक संविधान सभा को नहीं मानते क्योंकि उनकी थ्योरी द्विराष्ट्र सिद्धांत की थी। अंततः क्या हुआ? अब मुस्लिम लीग ने नहीं मानी तो क्रिप्स मिशन की बात अब फेल हो गई। अब अंततः क्या हुआ? भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया था। यानी कि जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, इसने एक संविधान सभा की बात पे मुस्लिम लीग को एग्री कर लिया। ठीक है, और संविधान सभा के निर्माण की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई। तो हमें इस क्रम को याद रखना है कि सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक तौर पे कहा। 1940 का अगस्त प्रस्ताव ध्यान रखना है, जो क्रिप्स मिशन ध्यान रखना है, और कैबिनेट मिशन ने किस तरीके से 2 संविधान सभाओं की बात को नकार के एक संविधान सभा भारत के लिए गठित करने की बात की। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा का गठन जब हम देखेंगे तो के जो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। अब आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया, और इस संविधान सभा की कुछ अपनी विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी? सबसे पहली बात है कि ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या
389 होनी थी, 389, ठीक है, 389 होनी थी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यार, ठीक है, इस चीज को देख के चलना है। 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। यानी कि जो 389 टोटल संविधान सभा की संख्या होगी, उसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि हर प्रांत व देशी रियासत जो है अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह, उसको छोड़ो, को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी कि जो प्रांत हैं, ठीक है, और रियासतें हैं, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पे यदि देखा जाए तो 10 लाख लोगों पे एक सीट आवंटित होनी थी। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जनसंख्या के आधार पे सीटें वितरित की गई और मोटे मोटे तौर पे 10 लाख की जनसंख्या पे हमने एक सीट वितरित कर दी। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई जो सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। कैसे? जो प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत है उसको आवंटित की गई जो सीटें होंगी उनका निर्धारण 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। और ये 3 समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। यानी कि सामान्य में क्या आ जाएगा? मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो बाकी लोग बचेंगे वो मुस्लिम और सिख, इन 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें हैं उनको आवंटित किया गया। इतना समझ में आया आपको? यही सारी चीजें हैं, इन्हीं सारी चीजों को बार बार रिवाइज हमें करना है। अब देखिए, संविधान सभा का गठन में ही हम आगे क्या पढ़ेंगे कि प्रत्येक जो समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। जो प्रत्येक समुदाय होगा, जैसे हमने 3 समुदाय यहाँ पे देखे कि मुस्लिम, सिख और सामान्य, अब उनके प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करेगा? प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। या मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सिख को चुनेगा, सामान्य सामान्य को चुनेगा। ठीक है। अब एकल देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। यानी कि जो देशी रियासतों में से जो हमारे कैंडिडेट आ रहे थे उनका चुनाव देशी रियासतों के प्रमुख करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक साइड चुनाव हो रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड चयन हो रहा है। यानी कि जो संविधान सभा थी हमारी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कि हम दे देगा ऑप्शन आपको कि संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित थी, पूर्ण रूप से नामांकित थी, या आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से नामांकित थी। तो बच्चों हमको ध्यान रखना है कि हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक है। इसके अलावा जो सदस्यों का चयन वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, इन सदस्यों का जो चयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से, इन शब्दों पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाना था? प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया है। सीमित मताधिकार का अर्थ है बच्चों कि जब जैसे वर्तमान समय में वयस्क मताधिकार है, 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो चुनाव कर सकता है। तो सीमित मताधिकार का मतलब होता है कि जब धन, संपत्ति, एजुकेशन आदि के बेसिस पे कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिल जाए और कुछ लोगों को वोटिंग राइट ना मिले, जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल ना करते हो, तो उस समय सीमित मताधिकार था। अब इस लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बेस लाइन है
इसके अलावा जो जो सदस्य थे, कौन से सदस्य है, संविधान सभा के सदस्य है, उनका चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था और इन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। आगे हम जब आलोचना पढ़ेंगे ना तो हम इस चीज को पढ़ेंगे कि कई आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, वो सीमित लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि उसके अपने काट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, यानी कि प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और देशी रियासतों के जो प्रमुख है वो वहां से उन संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। यानी कि हमारी जो संविधान सभा थी वो आंशिक तौर पे चुनी हुई थी और आंशिक तौर पे नामांकित निकाय थी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली देखिए। सबसे पहले हमें देखना होगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, आरपीएससी, एचपीएससी, ठीक है, और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो उसमें आपको बहुत डिटेल्ड वे से बताऊंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत बुनियादी चीजें होती हैं। ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फ्रांस की तरह ही इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई संविधान सभा की। उसके बाद जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष। यानी कि हमारी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फैक्चुअल चीजें हैं लेकिन कई बार यूपीएससी फैक्चुअल चीजें पूछ लेती है। 2-3 क्वेश्चन आप 2020 में भी देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को भी पकड़ के रखना है। ठीक है, यदि सफलता प्राप्त करनी है तो कोई लूप होल हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, सर बी.एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारी संविधान सभा के? तो सर बी.एन. रॉय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना है आपको। जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं उसको पढ़ना है, 4 बार उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन एमसीक्यू लगा लेने हैं, आपका टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो हमारे संविधान सभा की कार्यप्रणाली हो गई। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, कौन लाया, क्या मतलब है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पेश किया। इसमें जो हमारी संवैधानिक संरचना थी, जो भी हमारी संवैधानिक संरचना का ढांचा और उसका दर्शन की झलक थी। यानी कि हम जो संविधान निर्माण करने वाले हैं उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके दर्शन क्या होंगे, उसके जो हम लक्ष्य क्या होंगे, हम क्या करेंगे आगे आने वाले समय में। हमारे जो आजाद भारत होगा उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी, तो हम उन चुनौतियों में से प्राथमिकता के आधार पे क्या काम करेंगे, ये उस उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे पूरे संवैधानिक जो संरचना है उसका ढांचा और उस दर्शन की झलक थी। इसमें क्या क्या कहा गया इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात
एक मिनट, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कही गई, यह संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। अब संप्रभु संविधान सभा को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। स्वतंत्र मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र, कि हम ब्रिटिश अधिपत्य में नहीं है, हम स्वतंत्र देश हैं, हम भारत हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम इंडिया हैं। संप्रभु का मतलब क्या होता है बच्चों? संप्रभु का मतलब होता है कोई भी देश जो अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र हो और बाह्य मामलों में अपने मामलों में स्वतंत्र हो। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। जैसे भारत है, ठीक है, भारत ने कोई भी कानून बनाया आंतरिक तौर पे, जैसे हमने 370 को हटा दिया, हमने जीएसटी पे हम कानून ले आए, तो हम आंतरिक तौर पे कोई कानून बनाने में हम स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी भी बाह्य देश या किसी भी बाह्य जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उनका आधिपत्य नहीं है, हम उनके दबाव में काम नहीं करेंगे। और बाह्य मामलों में अपने मामलों में स्वतंत्र है का क्या मतलब है? हमें यूएन का सदस्य बनना है कि नहीं बनना है, हमें G20 का सदस्य बनना है कि नहीं बनना है, हमें जो है पेरिस पीस ट्रीटी पे हस्ताक्षर करने हैं कि नहीं करने, ये हमारा मामला है, हम डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा देश या कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था ये डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो संप्रभु का मोटे तौर पे मतलब क्या हुआ कि कोई भी देश जो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो और अपने बाह्य मामलों में अपने मामलों में स्वतंत्र हो, वही है संप्रभु। और गणराज्य का मतलब आप समझते हैं, जहां का जो राज प्रमुख होता है वो वंशानुगत ना होके वो निर्वाचित होता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहां की जो रानी है वो वंशानुगत है, ठीक है, और हमारे राष्ट्रपति जी क्या है, वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित है, बकायदा उनका चुनाव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव में? यह संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है कि भाई हमें अपना प्रशासन कैसे चलाना है, उसके लिए हम संविधान बनाएंगे और वो संविधान हम स्वतंत्र रूप से बनाएंगे, किसी बाह्य देश का हम पे कोई दबाव नहीं होगा। और वो संविधान बनाने के लिए हमने बकायदा एक संविधान सभा गठित की, जिसके चुनाव का पूरा प्रोसेस मैं आपको पहली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। दूसरी बात इस उद्देश्य प्रस्ताव की क्या है? संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता होगी। यानी कि भारत की जनता ही प्रमुख है। भारत में जो शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। जब हम आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इस बात को विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। और एक बात कही जाती है कि उद्देश्य प्रस्ताव से ही हमारी जो प्रस्तावना है उसको एक तरीके से उसका जो मूल आदर्श है वहीं से लिया गया है। तो यहाँ उसकी झलक हमें देखने को मिल जाती है कि भारत की जो शक्तियां, जो प्राधिकार, जो सरकार के अंग, सभी की शक्ति का स्रोत कौन होगी? भारत की जनता होगी। तीसरा पॉइंट है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अब जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम उसमें डिटेल्ड वे में देखेंगे कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये सारे जो हमें पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ दिख रहे हैं। इसके साथ ही हम पूरे अधिकार देखते हैं कि समता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण और संगठन, ये पूरे आर्टिकल 19 को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा इंक्लूड हो जाता है। तो ये सब बातें हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। यहाँ पे
एक चीज समझने की है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका थॉट एकदम क्लियर था कि हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो समता पे आधारित हो, जहां लोगों को स्वतंत्रता हो, जहां शक्ति का स्रोत जनता के पास निहित हो, जो संप्रभु हो। तो उन्हीं जो उद्देश्य हैं उनके आधार पे हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हमारा संविधान हमारे लिए पूजनीय बना हुआ है, तो वो उन संविधान निर्माताओं की ही देन है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अब उद्देश्य प्रस्ताव में नेक्स्ट बातें क्या कही गई? अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन हम अपने संविधान में देखते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे, चाहे वो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, आर्टिकल 29-30 हो जिसमें उनके शिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना और उनका प्रबंधन की बात की गई है। फिर पिछड़े वर्गों के लिए और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जिनकी जो उनकी सुरक्षा और उनके विकास के पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है, या हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो अल्पसंख्यक वर्ग भारत में रह गए, उनके अपने भय थे, जनजातीय क्षेत्रों की अपनी चिंताएं थी, पिछड़े वर्गों की अपनी चिंताएं थी। ठीक है, भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, ढेरों समस्याएं थी। तो संविधान निर्माताओं का आदर्श क्या था कि हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां पे जो अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसका भी कल्याण हो सके। ठीक है, तो उसी लक्ष्य को हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा और उसके आदर्श को हमारे संविधान में जगह दी गई, और जिसका पालन आज तक हमारी सरकारें करती आ रही हैं। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अलग अलग, जो चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं या जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाएं हैं, वो हम योजनाओं वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ढेरों योजनाएं हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, हालांकि उनमें अभी भी सुधार की गुंजाइश बहुत है। फिर क्या बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को, सॉरी ये सभ्य नहीं आ गया है, ये गलत लिखा टाइप हो गया है, देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। अब संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाने का मतलब क्या होता है? यहाँ मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। देखिए बच्चों, एक राष्ट्र होता है, राष्ट्र की संकल्पना क्या है? भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र की संकल्पना क्या है कि अलग अलग धर्म, जात, क्षेत्र, निर्जातीयता के लोगों में अपनेपन की भावना होना। जब ये सब लोगों में अपनेपन की भावना होती है ना, तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, तो एक राष्ट्र बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो राष्ट्र के संकल्पना का पहला आधार क्या होता है कि लोगों के बीच एकता की भावना हो, लोगों के बीच बंधुत्व की भावना हो। तो इस राष्ट्र की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार की जो विचार थे, आदर्श थे, उनको उसी समय समझ लिया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। परिवर्तित रूप से क्यों बनी? इसमें क्योंकि प्रस्तावना में बहुत सारी चीजों को ऐड कर लिया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव की बहुत सारी चीजों को हमने अलग अलग संविधान के भागों में ऐड किया। जैसे हमने कुछ चीजों को मौलिक अधिकारों में जोड़ लिया, कुछ चीजों को हमने जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनमें जोड़ लिया। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का जो मूल आदर्श था उसी से हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में कुछ परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए? सबसे पहले हम देखेंगे क्या परिवर्तन किए 1947 के अधिनियम ने। एक तो सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया।
जो सभा थी उसको पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया कि भाई तुम जो है ना, सभा संप्रभु है, वो कोई भी जो प्रोविजन है वो संविधान में ऐड कर सकती है सर्वसम्मति से, ठीक है। जो स्वेच्छा से कोई संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। यानी कि संविधान सभा को यह अधिकार दे दिया गया कि जो भी संविधान सभा को ये अधिकार दे दिया गया कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी पहले कानून बनाए हैं उनको आप कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा है और आप संप्रभु तरीके से संविधान का निर्माण कर सकते हैं। पहले के कानूनों को आप बनाए भी रख सकते हैं, आप बदल भी सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये शक्ति संविधान सभा को दे दी किसने? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। सभा को ना 2 अलग अलग काम करने थे। एक तो था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, ठीक है, संविधान बनाने का काम ये कर ही रही है, ये हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं। इसका ना एक दूसरा काम भी था, देश के लिए ना आम कानून लागू करना। यानी ये विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी, क्योंकि हमारे जो विधायिका के चुनाव हुए उससे पहले एक कुछ तो संगठन होना चाहिए था ना जो विधायिका के तौर पे काम करे। तो संविधान सभा ये दोनों काम जो है संविधान सभा कर रही थी, ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? तो हमारी संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा की बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ये कई बार पूछा जा चुका है। जस्ट 1 मिनट। कई बार पूछा जा चुका है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। तो जब विधायिका के तौर पे होती तो मावलंकर जी उसकी अध्यक्षता करते थे, और संविधान सभा के तौर पे बैठक होती तो उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने जो परिवर्तन किए उसमें ये भी था कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें भी हम 26 नवंबर 1949 को ही बोलते हैं कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को एकीकृत, अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा जो संविधान निर्माण है वो पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से जब अलग हो गए, ठीक है, इसकी वजह से कुल सदस्य संख्या पहले 389 थी, उसके बाद 299 तक आ गिरी थी। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग के सदस्य जो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए तो टोटल सीटें 389 के बजाय 299 तक आ गई थी। ये फैक्चुअल चीजें हैं। कई बार जो है ना स्टेट पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। आईएएस यूपीएससी में तो इतने अंदर जाके तो नहीं पूछते हैं, लेकिन जो मैंने वो आपको बताई, डेट्स बताई कि कब पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, ये चीजें यूपीएससी में भी पूछी जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और हमारे संविधान ने क्या क्या काम किए भाई? सबसे पहले तो संविधान निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा बहुत सारे काम किए। पहले 1949 में, मई वही याद नहीं रखना है, ये मैंने बस आपके नॉलेज के लिए दे दिया है। इतना अगर हम याद रखेंगे ना तो दिमाग के लिए
दिन में मुझे लगता है 40 बादाम भी कम पड़ेंगे। एग्री है ना आप लोग इस बात से? तो इतना अंदर नहीं जाना है हमको कि मई जुलाई ये सब, ठीक है। हाँ, यहाँ आगे कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट आएंगी, वहां जहां इंपॉर्टेंट आएगा वहां मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज याद रखनी है, और यही एक एजुकेटर का काम है, यही एक मेंटर का काम है, ठीक है। ठीक है, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, ठीक है। संविधान सभा ने, जो राष्ट्रमंडल में हमने भारत की सदस्यता ली, वो संविधान सभा ने किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है भाई, इस चीज को ध्यान रखना कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ये दिनांक भी याद रखनी है, और इसमें 22 जुलाई याद रखना है, इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक ही दिन अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से पढ़ लीजिए एक बार कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिनको 24 जनवरी 1950 को चुना गया। इनमें ये आपको दिनांक याद रखनी है। जब आप जो स्टेट सिविल सर्विसेज के या एमसीक्यूज जो आप पढ़ते हैं, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार रिपीट हुए हैं और अलग अलग आयोगों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। इसके साथ ही संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन, ये ना जब आप 11th-12th में पॉलिटी पढ़ते होंगे तो रटते होंगे इसको, मैं तो खूब रटती थी, ठीक है, कि 2 साल 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। कुल 11 बैठकें हुई संविधान की। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, ठीक है। हमारा संविधान ऐसे ही नहीं बन गया है, हमारे संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, उसके अच्छे तत्वों को अपनाया गया और बहुत सारे तत्वों को परिवर्तित रूप में अपनाया गया, क्योंकि हमारे संविधान की हमारी जो शासन प्रणाली से जिन भी विशेषताओं की निकटता होती थी, हमने उन प्रोविजन को अपने संविधान में अपनाया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत में अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी कि संविधान सभा 2 काम पहले से करती आ रही थी, एक तो संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का काम, और एक विधायिका यानी कि संसद के तौर पे काम करती आ रही थी। और जब तक 1951 और 1952 के जो चुनाव नहीं हो गए, तब तक जो हमारी संविधान सभा है उसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया, ठीक है। तो यहाँ हमें 3 चीजें बेसिकली ध्यान रखनी है कि संविधान निर्माण का जो प्रोसेस वो कैसे शुरू हुआ, संविधान निर्माण का जो पूरा प्रोसेस हमने जान लिया, संविधान सभा का गठन हमें दिखा कि जो नवंबर 1946 में जो गठन हुआ और फिर उसमें कितनी सीटें थी, 10 लाख पे 1 सीट आवंटित की जानी थी, कैसे डिवाइड किया गया और किस तरीके से, क्या ये पूर्णतः चुनी हुई थी या पूर्णतः आंशिक थी, नामांकित थी। तो ये हमने देखा कि सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। इसके अलावा हमने देखा कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा इसका चयन किया गया, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चयन नहीं हुआ, और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इनफैक्ट ये यूपीएससी के ही किसी साल में पूछा है, हम नेक्स्ट क्लास में ही उसके जो एमसीक्यू करवाएंगे उसमें मैंने उस क्वेश्चन को डाला है, हम वहां पे उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बीएन राय थे। उद्देश्य प्रस्ताव हमने बहुत अच्छे से देखा और यहाँ पे जो की पॉइंट थे मैंने एक प्रयास किया है उनको समझाने का, और जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसमें हम एक एक
एक एक की पॉइंट देखिए, आप अगर की पॉइंट को समझ गए ना, संप्रभुता क्या है, गणतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, बंधुत्व क्या है, समता क्या है, न्याय क्या है, तभी आप चीजों को बहुत विस्तृत तौर पे समझ पाएंगे और तभी आपकी लेखन शैली भी बढ़िया होगी, आपका इंटेलेक्ट लेवल है, आप परफॉर्म बढ़िया कर पाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो ऐसे का पेपर है। तो हर एक छोटे छोटे वर्ड को हमें समझ के चलना पड़ेगा। और मैं वहां से सोच के चल रही हूँ कि हर बच्चा नया है और हर बच्चे को बुनियादी तौर पे तैयारी शुरू करनी है। तो इस चीज को आप लोग भी समझिए। आपको बस क्या करना है आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना है और मेरे साथ जुड़े रहना है और हम मिलके इस सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया 1947 का अधिनियम देखा और जो भी कार्य थे इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण दिन देखे, कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, और इसके अन्य कार्य हमने देखे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाए, मिलते हैं अगली क्लास में। तो फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो आपको अपनी फीस में 10% ऑफ मिलेगा। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।